So first let us talk about atmosphere. Atmosphere implies the protective blanket of gases. यानी एटमॉस्फेयर हमारे इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जो धरती के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है विच इज मेड अप ऑफ गैसेस, और इन गैसों से हमारी धरती सब तरफ से घिरी हुई है। तो ये जो गैसेस का ब्लैंकेट है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर को अलग अलग डिस्टेंस के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, और हम देखेंगे कि इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की, यानी धरती से अगर हम बात करें, अगर ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ के बिल्कुल पास वाली जो एयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर का लेयर है दैट इज फ्रॉम 0 to 11 किलोमीटर, यानी धरती के बिल्कुल पास से लेकर धरती से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो 11 से 14 किलोमीटर तक का जो एनवेलप है धरती का दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। इसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। ज्यादा हिस्सा नाइट्रोजन गैस है, लगभग 20% ऑक्सीजन है। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो इन्वायरमेंट हमारे आसपास बनता है यही हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है वो उनको ट्रोपोस्फियर से मिलता है, और यही वो हिस्सा है जिसको ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ती है। तो यही वो हिस्सा है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और यही वो हिस्सा है जिसका जो नाश हो रहा है या जो पोल्यूट हो रहा है। यही वो हिस्सा है जिसमें क्लाउड्स दिखते हैं, जहाँ पर पंछी उड़ते हैं, तो लगभग वो हिस्सा जिसमें बर्ड्स फ्लाई करते हैं या जहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फियर। तो ये एक बहुत ही थिन लेयर है हमारे पास, एटमॉस्फेयर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट कम्स स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मतलब वो हिस्सा जो धरती से 11 से 50 किलोमीटर तक है, यानी 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर होगा, उसके बाहर वाला जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर का जो ब्रेथ है या इसका जो थिकनेस है दैट इज फ्रॉम 11 to 50 किलोमीटर। ये वो हिस्सा है जिसमें जेट एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, और ये वो हिस्सा है जो क्लाउड से ऊपर का हिस्सा है। जिन लोगों ने एयर ट्रैवल किया होगा उन्होंने देखा होगा कि जब एरोप्लेन जो है वो ट्रोपोस्फियर में उड़ता है तो उसमें काफी टर्ब्यूलेंस आता है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जो हवा है वो आपस में मिलती है, जिसके कारण हवा के करंट्स बनते हैं, जिसके कारण हवा में टर्ब्यूलेंस आता है। जबकि स्ट्रेटोस्फियर वो हिस्सा है जो कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर है, तो इस हिस्से में इतनी टर्ब्यूलेंस नहीं होती। तो जब हवाई जहाज जो है वो बादलों से ऊपर चला जाता है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटोस्फियर। तो कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट जो है ये स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। ये जो लेयर है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ ओजोन। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज 50 किलोमीटर तक चले जाते हैं, ट्रोपोस्फियर के बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर है जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है इन दैट एरिया द प्लेन्स फ्लाई। तो ऐसा नहीं मैं कह रही कि स्ट्रेटोस्फियर में जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो वो ओजोन की लेयर में चले जाते हैं, दैट इज मच अबव, बट अबव ट्रोपोस्फियर, जस्ट अबव ट्रोपोस्फियर दैट इज द लेयर वेयर एयर टर्बुलेंस इज लेस। Ozone absorbs most of the harmful radiations which are coming from outer space. हमें मालूम है कि हमारे जो धरती है उस पर कई सारी रेडिएशंस पहुंचती हैं, सूर्य से या दूसरे जो ग्रह हैं वहां से रेडिएशंस हमारी धरती पर पहुंचती हैं। ये जो रेडिएशंस हैं इनमें से कई रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर ये हमें प्रोटेक्ट करता है उन हार्मफुल रेडिएशन से, क्योंकि ये उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है।
यूवी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि 300 नैनोमीटर से कम की उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारी बॉडी के लिए या टिश्यूज के लिए बहुत डैमेजिंग होती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो बाकी रेडिएशन है जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या विजिबल लाइट है या इंफ्रारेड रेडिएशन है या रेडियो वेव्स हैं, ये वेव्स इस लेयर में से निकल सकती हैं। तो एक तरह से स्ट्रेटोस्फीयर ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बनाता है। तो ट्रोपोस्फीयर का मेन फंक्शन इज टू सस्टेन लाइफ एंड स्ट्रेटोस्फीयर का मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। तो स्ट्रेटोस्फीयर की वजह से ही वी आर सेव फ्रॉम द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ आउटर स्पेस। तो बाहर क्या जो अंतरिक्ष की जो एनवायरनमेंट है उसका हमारी धरती के ऊपर जो असर है वो बहुत कम होता है। और ब्रह्मांड से जो रेडिएशंस आती हैं यानी जो कॉस्मिक रेज आती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो अर्थ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचा रहता है। सूर्य से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती हैं, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फीयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं इसलिए हमारी धरती के ऊपर इन कॉस्मिक रेडिएशंस का या ब्रह्मांड से निकलने वाली जो किरणें हैं उनका हमारे ऊपर इतना असर नहीं होता, या अंतरिक्ष से आने वाली किरणों का हमारे ऊपर इतना असर नहीं होता। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इन्वायरमेंट का आगे कोर्स पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लीशन और उसके बैड इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ओजोन लेयर कम हो रही है और उससे कैसे हमारी धरती के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। द थर्ड एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का जो इसका डायमेंशन है दैट इज फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर। तो ये वाला जो लेयर है यानी जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते जा रहे हैं, ये हो गया ट्रोपोस्फीयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर और ये हो गया हमारा मीजोस्फीयर। तो 50 से लेके 85 किलोमीटर का जो थिकनेस है दैट इज कॉल्ड एज मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में मेनली जो गैसेस प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीजन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप देखेंगे कि ट्रोपोस्फीयर में भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है ये मीजोस्फीयर में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मीजोस्फीयर में नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट। ये लगभग 35 किलोमीटर की जो थिक लेयर है इसमें जो गैसेज हैं वो सारी मिक्स्ड अप होती हैं। अब हमने देखा ट्रोपोस्फीयर में लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में लेयर्स होती हैं, लेकिन मीजोस्फीयर में जो गैसेज हैं दे आर ऑल मिक्स्ड अप और ये अपने मास के अनुसार अलग अलग लेयर्स में नहीं डिवाइड होती, सारी गैसेज जो हैं आपस में मिली हुई होती हैं। मीजोस्फीयर ये भी हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये किससे प्रोटेक्ट करता है? हम जानते हैं कि जो हमारा जो कॉस्मोस है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें से कई तरह के पत्थर या कई तरह की चट्टानें ये हमारी धरती की तरफ आती रहती हैं जिनको हम मीटियर्स बोलते हैं। अब ये मीटियर्स हैं जो ब्रह्मांड से हमारी धरती की तरफ गिरते हैं, ये कई बार हमारी धरती के बिल्कुल पास तक भी आ जाते हैं। तो ये जो मीटियर्स हैं जब ये मीजोस्फीयर में से गुजरते हैं तब मीजोस्फीयर में जो थिन एयर होती है उस एयर के कांटेक्ट में आने के कारण ये बहुत सारा फ्रिक्शन पैदा करते हैं और इस फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी हीट होती है जिसके कारण ये जल जाते हैं। तो कई बार आपने पुच्छल तारे या आपने देखा होगा कि आकाश में हमें तारे टूटते हुए तारे नजर आते हैं, तो दे आर बेसिकली मीटियर्स। मीटियर्स मतलब वो तारे या वो चट्टाने जो बाहर के स्पेस से, हाँ, अंतरिक्ष से हमारी धरती की तरफ आते हैं, लेकिन वो हमारी धरती पर गिर नहीं पाते। उससे पहले ही वो जब वो मीजोस्फीयर में से निकलते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीजोस्फीयर में एयर तो है, लेकिन जब ये इस लेयर ऑफ एयर में से निकलेंगे तो उसमें बहुत सारा फ्रिक्शन होता है और वो जल जाते हैं। इस तरह मीजोस्फीयर भी हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मीटियर्स। इससे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज थर्मोस्फीयर। थर्मो वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मामीटर सबको मालूम है, थर्मामीटर इट मेजर्स हीट।
थर्मो वर्ड का मतलब हीट है, तो थर्मोस्फियर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी रिलेटेड टू हीट होगा। ये वो एरिया है या ये वो एनवेलप है जहां जो टेम्परेचर है दैट कैन रीच अप टू 4500 डिग्री फ़ारेनहीट, और ये लगभग 513 किलोमीटर तक इसका थिकनेस है। ये वो एरिया है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस या सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं जो कि ऑर्बिट करते हैं अर्थ को। तो इसका भी फायदा हमें ये मिलता है कि ये वो एरिया है जिसमें जो स्पेस स्टेशंस हैं वो लोकेट किए जाते हैं। अब आगे बात आ जाती है आइनोस्फीयर की। आइनोस्फीयर वो लेयर है जो ओवरलैप करती है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, और इसके बाहर आएगा एक्सोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर कहाँ है? आइनोस्फीयर इज दैट लेयर which is overlapping mesosphere, troposphere and exosphere। तो ये जो लेयर है ये तीनों को कनेक्ट करती है या तीनों लेयर्स में प्रेजेंट है। आइनोस्फीयर भी ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड से मिलकर बना है। सो दिस इज द लेयर विच ओवरलैप्स मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। और इसकी जो थिकनेस है that keeps on shrinking and expanding depending upon the energy it absorbs from the sun. This is the area around Earth where charged particles feel Earth's magnetic field. We know that Earth has magnetic field. Part of ionosphere overlap with Earth's magnetosphere. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्फीयर, तो आइनोस्फीयर उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। In the ionospheres, charged particles are affected by the magnetic field and both Earth and the Sun. तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सन के मैग्नेटिक फील्ड में ये आइनोस्फीयर जो है ये दोनों में इंटरेक्ट करता है, जिसके कारण ऑरोरा बनते हैं। ऑरोरा क्या है? जो ध्रुवीय ज्योति बनती है या जिसको सुमेरु ज्योति या कुमेरु ज्योति हिंदी में बोला जाता है। अगर नॉर्थ पोल पे हम इन लाइट्स को देखते हैं दैट इज कॉल्ड सुमेरु ज्योति, और साउथ पोल पे जो देखते हैं उनको हम कुमेरु ज्योति बोलते हैं। इंग्लिश में सभी को ऑरोरा बोला जाता है। तो ये जो ऑरोरा है इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इफ वी आर प्रेजेंट ऑन द पोल्स। तो पोल्स में बहुत सुंदर रोशनियां दिखाई देती हैं आकाश में, जो किससे बनती हैं? बिकॉज ऑफ आइनोस्फीयर बनती हैं। तो ये जो आइनोस्फीयर है इसका हमारी लाइफ में सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो कि सन से आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिसके कारण ये आइनोस्फीयर यानी आयोनाइज्ड गैसेस बनाती हैं। नेक्स्ट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब वो पार्ट हमारे इन्वायरमेंट का जिसको अंतरिक्ष बोला जाता है। एक्सोस्फीयर it has very less air and it is mainly consist of hydrogen and helium in ionized state। तो इसका जो थिकनेस है दैट इज अराउंड 10,000 किलोमीटर, या कह सकते हैं कि इसकी जो दूरी है वो अनंत है। जितना भी आइनोस्फीयर के ऊपर का जो हिस्सा, थर्मोस्फीयर से बाद का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोस्फीयर। इसी को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ये वो स्पेस है जो लगभग खाली है, एम्प्टी स्पेस है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, लाइट नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर एयर या डस्ट पार्टिकल्स नहीं है जो कि लाइट को स्कैटर करें।